जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला प्रश्न है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आप अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से उसका आंसर बताते हैं और आप लोग लाइन बाई लाइन सारे क्वेश्चन का आंसर याद करते चलिए ताकि आप हिंदी में भी अच्छा नंबर ला सकें। और भी विषय का अगर वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे मैं नोटिस भेज दूंगा। ठीक है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल आता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखो जी, भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राज्य का नाम याद रखना, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी कि शॉर्ट नेम एमपी बोलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था तो बता देना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, अगर जन्म पूछेगा। और मृत्यु पूछेगा तो बता देना मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो जो भी पूछेगा आप आसानी से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यह भीमराव अंबेडकर का जो पार्ट है ना, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य कुशलता के लिए जी मानता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला होगा, कार्य कुशलता के लिए वो आवश्यक मानता है। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है जी कि 20 के दांत के लेखक है। 20 के दांत के लेखक कौन है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम इसको अच्छे से याद कर लेना जी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? एक तो दोस्तों पूछा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो हमने तो बता दिया कि नलिन बिलोचन शर्मा है। लेकिन ये जो पाठ है 20 के दांत, ये क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर कथा है? तो हम लोग आंसर देंगे जी कि यह एक प्रकार का कहानी है। 20 के दांत जो है ना वो कहानी है, अच्छे से याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर संप्रदाय या फिर अंधविश्वास, नहीं, इसका आंसर होगा सी नंबर, मत मतांतर। ठीक है, क्या होगा? 5 का आंसर होगा सी नंबर, मत मतांतर। सब लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो याद रखना मैक्स मूलर ने कहा था। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर ने कहा था। और मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाले थे? तो मैक्स मूलर जर्मनी के निवासी थे। इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ था, याद रखना। और मैक्स मूलर का एक पार्ट है भारत से हम क्या सीखें, वो एक प्रकार का लेक्चर है यानी कि भाषण है। ठीक है, आगे अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो याद कर लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं एक पाठ है और इस पाठ का लेखक कौन है? तो जी यहाँ पर आंसर होगा आपका बी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो आगे आपको देखो 8 नंबर में वही पूछा है क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जिस वर्ष हुई थी ना, उसी वर्ष इनका जन्म भी हुआ था। तो माने तो 1907 ईस्वी में। क्या होगा जी? 1907 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हम लोग क्या आंसर देंगे जी? ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है जी? कोई लड़का है बता पाएगा? देखो जी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि ही है, ये नहीं कि अलग हो जाएगा। मराठी भाषा महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब वो नहीं कि वो भाषा अलग हो जाए। मराठी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, एक उसमें से शब्द है, एक जो अक्षर है वो अलग होता है, मराठी भाषा से भिन्न होते हैं।
यानी कि अलग होता है। देखो क्वेश्चन में 10 वही पूछा कि मराठी भाषा का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। देखो आप लोग क ख ग ये सब याद किए होंगे, य र ल ये भी याद किए होंगे, अ आ ई छोटी बड़ी ये सब याद किए होंगे ना। तो उसमें से एक ही अक्षर है जिसको हम लोग ल बोलते हैं, जो बी नंबर में दिया, यही एक अक्षर है जो मराठी भाषा में अलग है। आप बोलोगे अगर आप जो जिसको मराठी आता होगा ना उससे बोलिएगा कि आप ल लिखो, तो ल को मराठी भाषा में कुछ ऐसे करके लिखा जाता है। मराठी भाषा में कुछ ऐसे ऐसे उल्टा आठ बना दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे करके मराठी भाषा में हम लोग ल को लिखते हैं। यही एक अभिन्न है, अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? देखो 1 मिनट, एक तो क्वेश्चन में ही आप लोगों को एक क्वेश्चन हिंट कर दिया कि बहादुर जो पार्ट है वो एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, कहानी है, याद रख लें। ठीक है, और कहानी जो है, लेकिन इस पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना बहादुर पाठ के जो लेखक है वो है अमरकांत जी। ठीक है, बहादुर जो कहानी है उस पाठ के लेखक है अमरकांत जी, सब लोग याद रखना। ठीक है, एक बात बोलूँ आप लोगों के लिए, मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम आप लोगों का हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं 20 क्वेश्चन का। जो लोग फर्स्ट आएंगे कुछ ना कुछ हो सकता है उन लोगों को मिल सकता है। तो टेलीग्राम एक काम करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो मैं हफ्ते में 3 बार से 4 बार मैं टेस्ट ले ही लेता हूँ टेलीग्राम में, हर सब्जेक्ट का बारी बारी से। तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और उसको आप मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन कर लेना, और उसके बाद से आप इस वीडियो को देखना या फिर कोई भी मेरा वीडियो देखना, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर जी। 12 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी हम लोगों का कि निर्मला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। यह बहादुर पाठ का क्वेश्चन है। ठीक है, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की जो पत्नी थी उन्हीं का नाम था निर्मला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर क्या थे? नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे या फिर निबंधकार थे? तो हम लोग आंसर क्या देंगे जी? 13 का हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, नाटककार थे। ठीक है, क्या थे जी? नाटककार। आंसर होगा ए नंबर, शेक्सपियर एक नाटककार थे। ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? देखो जी ये क्वेश्चन आप लोग समझोगे ना, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। देखो मान लेते हैं कि आप है, अगर आपका जन्म बिहार में अगर पटना में हुआ है तो सब कोई कहेगा कि आपका जन्म पटना में हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग कम कहेगा कि आपका जन्म बिहार में हुआ है, यानी कि ज़्यादा लोग आपके एरिया का ही नाम धरने का प्रयास करेंगे। तो जैसे बिरजू महाराज जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। इसलिए हम बोलते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध जो था वो लखनऊ घराने से था। याद रखना, बिरजू महाराज का जो संबंध था वो लखनऊ घराने से था। लखनऊ कहाँ है? तो यूपी में, यूपी का राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है, आपको पता है ना। और दूसरी बात, इनका जन्म बता दे तो इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रखना इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो याद रखना, एक ही क्वेश्चन याद रखना, महाभारत देखने के लिए। अभिनयों में लेखक को महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था। इनके पीटरब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए उनको बुलाया गया था। तो आंसर आप मिल जाएगा 15 का सी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली जो है वो किस कहानीकार की रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली किस कहानीकार की रचना है। तो मछली जो पार्ट है ना वो एक प्रकार का कहानी है, और इस कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। आंसर होगा आपका बी नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी? 17 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग बता पाओगे कि रसूलन बाई कौन थी? तो याद रखना, रसूलन बाई एक गायिका थी। क्या थी? गायिका, यानी कि सिंगर, गायिका थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि
गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार यानी कि गांधी जी किसको शिक्षा सहायक मानते थे, यानी कि किसको अच्छा शिक्षा मानते थे? तो याद रखना, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा सहायक होती है वो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक है। शरीर है तो बुद्धि भी है, बुद्धि है तो आत्मा के विकास के लिए शांति भी है। तो हमारा आंसर हम लोग सी नंबर पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कितना गजब का क्वेश्चन है जी। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, गुरु नानक की रचना है। देखो गुरु नानक जी का कहना है ना, गुरु नानक की रचना मेन तो ए नंबर वाला ही हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ बता देते हैं। गुरु नानक जी की रचना के अनुसार गुरु नानक कहते हैं ना कि अगर आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, यानी कि अगर आप जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद अगर आप राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म व्यर्थ है। जन्म लिए हैं तो आपको ज़रूर राम नाम का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना ज़रूर चाहिए अगर आपका जन्म हुआ है तो, नहीं तो समझ जाओ कि आपका जन्म व्यर्थ है और आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आपका मतलब कि धर्म को भी आप मतलब कि व्यर्थ ही समझो, ठीक है। धर्म को भी आप बदनाम कर दोगे, इसलिए भगवान का नाम का नारा और जप जरूर करना चाहिए। मैं तो डेली सुबह में उठता हूँ तो जय श्री राम का नाम तो ज़रूर लेता हूँ। अगर आप लोग लेते होंगे जय श्री राम का नाम तो कमेंट करके ज़रूर हमें संदेश पहुँचाइएगा, ज़रूर पहुँचाइएगा जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? याद रखना, ब्रह्म का निवास आकाश में, स्वर्ग में, समुद्र में नहीं, बल्कि काम क्रोधीन व्यक्ति में ही होता है। अगर कोई कहता नहीं है कि देखो आप मान लेते आप खूब अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा, बहुत अमीर है, तो आप ये मतलब नहीं हुआ कि आप अमीर हैं और जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने तो आपके अंदर भगवान मतलब कि प्रवेश करेंगे, नहीं। भगवान उस व्यक्ति का अंदर आते हैं जो दिन रात काम करके, दिन रात जग कर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाता है। एक्चुअली में उसी का अंदर ब्रह्म का निवास होता है। तो याद रखना, काम क्रोधीन व्यक्ति में ही ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है। ऐसे लालची व्यक्ति के अंदर थोड़ी ना कोई चला जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए जी? तो हम लोग 21 का आंसर क्या देंगे? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि में चले गए थे। ब्रजभूमि का मतलब समझ, तो ब्रजभूमि यानी कि भूमि में वो मतलब कि दफन हो गए, समझ सकते हो ना। रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में दफन हो गए, यानी कि वो चले गए, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर मेरे प्रिय दोस्त क्वेश्चन है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया है? कवि अपने द्वितीय छंद में किसके बारे में बताया है, किसको संशोधित किया है? तो 22 का आंसर होगा मेघ को। मेघ मतलब समझते हो ना, मेघ, हाँ जी मेघ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 23 नंबर ना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि जो है ना वो पर्जन्य अपने बादल को कहा है, बादल को वो पर्जन्य कहा है। किसको कहा है जी? तो बादल को कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है, ठीक है। अब देखो 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन किनका उपनाम है? प्रेमधन किनका उपनाम है? तो याद रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये आपके कविता में मिलेंगे, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी इनका पूरा नाम है और शॉर्ट नाम है प्रेमधन, ठीक है। ये पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी, बाकी उसका हाफ नाम बोलते हैं तो प्रेमधन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? अगर इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो और ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हो कि ऑप्शन में जो 4 दिया वो ऑप्शन का मतलब क्या हुआ और कौन कौन सा ऑप्शन में क्या क्या शब्द लिखा है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे बिना याद किए। देखो ग्राम्य ऑप्शन नंबर बी को देखो, ग्राम्य का मतलब हुआ हमारा एक प्यारा सा गाँव, हमारा गाँव, ठीक है, गांव, शहर नहीं गांव। तो गांव सबसे बेहतर है, गांव से बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। शहर और गांव में तुलना किया जाए तो शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और गांव में छोटे छोटे मड़ई है, मतलब कि छोटे छोटे घर वगैरह है। लेकिन अगर आप गांव और शहर की तुलना करें तो गांव सबसे बेहतर है, ठीक है। एक्चुअली गांव के ही लोग जाकर बाहर में यानी कि शहर में बस जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी गांव वाले
मतलब कि नंबर 1 रहते हैं, ठीक है। चलो अब नहीं, वो बात अलग है। अब देखो अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है जी कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। देखो जनतंत्र का जन्म समझते हो ना, ये कविता का क्वेश्चन है। जनतंत्र का रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, हाफ नाम दे दिया है दिनकर, कोई बात नहीं, आंसर टिक लगा देना दिनकर, ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर में दिनकर नाम से और कोई व्यक्ति है ही नहीं, रामधारी सिंह दिनकर यही है बस, ठीक है। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो याद कर नगर के चौक पर, नगर के चौक पर याद करो नगर के चौक पर, ठीक है। आंसर मिल जाएगा बी नंबर, नगर के चौक पर जी। क्या मिल जाएगा जी, नगर के चौक पर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर हम लोगों का प्रश्न जो है वो है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का, देखो जी अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में, अज्ञेय का देखो कभी कभी एग्जाम में ना पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग याद कर लो या फिर कॉपी में लिख लो, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय का पूरा नाम होता है। ऑलरेडी हम आपको लिखवा देंगे, जब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगा ना हम सब कुछ लिखवा देंगे, ठीक है। तो अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो हम बता देते हैं आपको, याद करना ना, अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था शायद, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था शायद, हाँ उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुआ था। अब देखो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है जी। तो देखो एक वृक्ष की जो हत्या है, एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है उस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम क्या है जी। तो नाम है कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी, मक्खी का जीवन, ठीक है, याद रखना मक्खी का जीवन। अब देखो अगला क्वेश्चन 31 नंबर है ना, हाँ 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो अनामिका या फिर वीरेन डंगवाल या फिर कुंवर नारायण भाई रेनर मारिया रिल्के। तो याद रखना जी रेनर मारिया रिल्के या फिर अनामिका। तो याद रखना क्या आंसर मिल जाएगा जी हम लोगों का, हाँ जी अनामिका, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि बताओ इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो 100% उम्मीद है कि आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप लोग वो मतलब कृति उनकी रचना ये सब तो याद करते नहीं हो, क्योंकि यही तो सब एग्जाम में पूछता है, बट आप लोग याद नहीं करते हो, वो बात अलग है, याद करना, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमारा, डी नंबर मिल जाएगा भूमिजा, ठीक है। भूमिजा इनकी कृति नहीं है, बाकी सब है झरा पालक धूसर पांडुलिपि और वनलता सेन, ये सब इनकी कृति है, बाकी भूमिजा नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। लौट कर आऊँगा फिर ये जो कविता है, इस कविता के लेखक है जीवनानंद दास, और इस पाठ में उल्लू कहाँ बोलता है। तो अगर आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही बोल देंगे कि अमरूद के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, ज़्यादातर आप बोलेंगे कि नहीं अमरूद के पेड़ पर या फिर आम के पेड़ पर, जबकि उल्लू कपास के पेड़ पर बोल रहा था, कपास के पेड़ पर बोलता था जाकर, ठीक है। तो याद रखना। आप देखो अगला क्वेश्चन 34 नंबर, 33 नंबर तो हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है। तो देखो ये जो कवि है इनका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था, ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के ये भी लेखक है, ये भी कवि कहाँ के, तो जर्मनी के ही हैं। तो याद करना रेनर मारिया रिल्के ये भी जर्मनी के ही है, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, इसको अच्छे से और ईमानदारी पूर्वक सब याद कर लेना। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको VVI बताया, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं बताया और नहीं आपका मैं टाइम बर्बाद किया, और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर मैथ और साइंस बताने का प्रयास करूंगा, बाकी सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ दो, मैं आपको तैयारी करा दूंगा, लेकिन मैथ और साइंस में थोड़ा आप लोगों को मैं मजबूती देना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ बहुत लड़के कमज़ोर हैं, हम कंप्लेन ज़्यादा मिलती है हमको, ठीक है।
तो मैथ को अच्छे से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो, जब मैं डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा लाइव तो आपके पास मैं नोटिस भेज दूंगा, ठीक है। मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल बोर्ड पर भी, वो भी सब कुछ आ गया है, ठीक है। मैं आपको बोला भी था लाइव क्लास में, ठीक है। और जिसको भी लाइव क्लास में ज्वाइन होना है शाम 6:30 बजे आइएगा। पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप लोग के पास कुछ भी हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।